एप्पल हमेशा से फेमस रहा है अपने हाई प्राइसेस और लार्ज प्रॉफिट मार्जिन से। हालांकि बची हुई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नेट मार्जिन 2 से 5% के होते हैं, एप्पल का नेट मार्जिन 25% से भी ज़्यादा का है। मगर पिछले कई सालों में वो इस चीज़ को एक और एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा चुके हैं। ऑफकोर्स उन्होंने आईफोन की प्राइसेस तो बढ़ा दी है और हाई मार्जिन सर्विसेज को भी लेकर आ चुके हैं, मगर मैं एक और चीज़ की बात कर रहा हूँ जो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे बड़े ब्रांड प्लेसमेंट ऑपरेशन की जो कि आज तक हुआ है। अगर आप लोग आईफोन यूज़ करते हो तो सफारी और सीरी हमेशा आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं गूगल पे दसों हज़ारों बार। ये प्रॉब्लम आपको नेचुरल लगता होगा क्योंकि गूगल सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सर्च इंजन है। आई मीन इमेजिन करो अगर आपको हमेशा रीडायरेक्ट करता एप्पल बिंग की तरफ, आप लोगों को बिल्कुल ही गलत लगता, मगर एक्चुअली शायद ऐसा हो सकता था क्योंकि एप्पल जो है गूगल को इंटीग्रेट नहीं करता क्योंकि वो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है या फिर माइक्रोसॉफ्ट उनको बेकार लगता है। एप्पल ने गूगल को इंटीग्रेट इसलिए कर रखा है क्योंकि गूगल उन्हें पैसे देते हैं। सबसे पहले तो ये अमाउंट काफ़ी रीजनेबल थी। 2014 में ये $1 बिलियन थी, मगर उसके बाद से ये नंबर ना कि सिर्फ डबल, ट्रिपल या 4 गुना बढ़ा है, मगर 20 गुना बढ़ चुका है $20 बिलियन पे। और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि बेसिकली 100% प्रॉफिट है ये एप्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल आईफोन का यूज़र काउंट सिर्फ 3 गुना बढ़ा है सेम टाइम पीरियड में। इसी वजह से गूगल 6 गुना ज़्यादा पे कर रहा है हर यूज़र के लिए। ना कि सिर्फ ये बहुत बड़ी अमाउंट है पे करने के लिए, वो भी सिर्फ सर्च इंजन इंटीग्रेशन के लिए, मगर बहुत बड़ी अमाउंट है ये एप्पल के लिए भी क्योंकि एप्पल 95 से $100 बिलियन का प्रॉफिट बनाता है हर साल। तो जो $20 बिलियन गूगल उन्हें देता है, लिटरली उनके 20% का प्रॉफिट हो जाता है पूरा। दूसरे शब्दों में एप्पल हर चीज़ को रिड्यूस कर सकता है ब्रेक इवन ऑपरेशन करने के लिए, और सिर्फ जो उन्हें पैसा गूगल से मिलता है ना, उनकी वैल्यूएशन $600 बिलियन या फिर दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी में आ सकती है। और ये मैसिव पेमेंट है, ये तो सिर्फ सरफेस स्क्रैच करता है एप्पल के मेगा मोनेटाइजेशन प्लान की। तो मुझे ज्वाइन करो और हम देखेंगे एप्पल का ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी किस तरह से वो आईफोन की स्टैग्नेशन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। हम सबको पता है कि एप्पल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट आईफोन है और ये अभी भी उनका बिजनेस का कोर है, मगर क्या आपको पता है कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है वो आईफोन्स पे? पहले क्वार्टर में इस साल के एप्पल $94.8 बिलियन का रेवेन्यू लेके आया था, मगर इस $94.8 बिलियन में से 51 बिलियन डायरेक्टली आईफोन की सेल से आए थे। दूसरे शब्दों में आधे से ज़्यादा एप्पल का पूरा रेवेन्यू अभी भी आईफोन्स को बेचकर आता है। और ये चीज़ और ख़राब हो जाती है जब आपको पता चलेगा कि उनका बचा हुआ रेवेन्यू डायरेक्टली आईफोन से ही लिंक्ड है। हाँ, हो सकता है एप्पल के पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं आई क्लाउड और एप्पल म्यूज़िक के और ऐप स्टोर के, मगर ये जो यूज़र्स हैं वो क्या इन सर्विस को यूज़ भी कर पाते अगर उनके पास आईफोन नहीं होता तो? यही सेम चीज़ एप्पल के बाकी फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में भी कह जा सकती है। कितने सारे लोग एक एप्पल की वॉच, एक ऐप मैकबुक को खरीदते अगर उनके पास पहले से ही एप्पल के इकोसिस्टम का आईफोन नहीं होता तो हालांकि वो $3 ट्रिलियन की कंपनी तो है, एप्पल अभी भी 90% डिपेंडेंट है उनके हीरो प्रोडक्ट आईफोन पे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आईफोन की सेल्स पीक कर चुकी है 2015 में, जो कि अराउंड 1 दशक पहले की बात है। और इसमें कोई भी शक नहीं है क्यों। स्मार्टफोन बेसिकली अपने पीक में पहुंच चुके हैं जिसमें वो ज़्यादा बदलाव नहीं लाते और अपग्रेड्स का मन नहीं होता लोगों को। मगर यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग है, हालांकि एप्पल जो है वो कम आईफोन्स को बेच रहा है टोटल में। लोग जो आईफोन्स को खरीद रहे हैं आजकल वो वही लोग हैं जो एंड्रॉयड से स्विच कर रहे हैं। इनफैक्ट 2016 में आईफोन्स जो है वो 33% थे स्मार्टफोन सेल्स के सिर्फ यूएस में, मगर एंड ऑफ 2020 तक ये नंबर बढ़ के लगभग डबल हो चुका है 65% पे। ये केस सिर्फ यूएस में नहीं है, एप्पल चाइना में भी रिकॉर्ड्स बना रहा है और रिसेंटली उन्होंने अपने स्टोर्स इंडिया में भी खोलने शुरू कर दिए हैं। तो हालांकि एप्पल जो है उनको थोड़ी दिक्कत तो हुई लोगों को आईफोन्स अपग्रेड करवाने में, मगर एक्चुअली उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है आईफोन यूज़र्स को रिटेन करने में और एंड्रॉयड यूज़र्स को अपनी तरफ खींचने में। तो एप्पल के लिए मेन बात यह है कि अभी वो फोकस करें एग्जिस्टिंग आईफोन यूज़र्स को मोनेटाइज करने में, बजाय कि और ज़्यादा आईफोन्स बेचने के, जो कि हमें फेज़ 1 पे लेके आता है एप्पल के मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी के। क्योंकि एप्पल अभी भी एक हार्डवेयर कंपनी है जितनी कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और वो शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन के साथ इस्तेमाल किए जाने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके। इसमें इंक्लूडेड है स्मार्टफोन केस, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और एयरटैग्स। शुरुआत में तो बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो रेजिस्टेंस लेके आते हैं, स्पेशली एयरपॉड्स की बात करें तो $150 देना एक पेयर ऑफ वायरलेस हेडफोन्स के लिए बहुत ज़्यादा लगता था 6 सालों पहले, मगर आजकल ये चीज़ नॉर्मल हो चुकी है। इनफैक्ट अगर आप जो है पब्लिक में वायर्ड ईयरफोन्स पहन के घूमोगे ना, आप अजीब से लगोगे। और इसी सेम टाइम में एप्पल ने एक्सपेरिमेंट किए प्राइसिंग के साथ भी, वो बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं कितना लोग पे करना चाह सकते हैं आईफोन के लिए।
जिस फ़ोन की शुरुआत हुई थी $650 में, वो बढ़ के $750 हो चुका है, फिर $800, फिर $1000 और इवेंचुअली $1100, जहाँ पे आजकल प्रो मैक्स की सीरीज शुरू होती है। एक्चुअली वो हालांकि 5 सालों से प्राइसिंग नहीं बढ़ा रहे, मगर यहाँ पे र्यूमर्स है कि iPhone 15 की जो है उसमें $100 की प्राइस इंक्रीज़ होगी, तो शायद ज़्यादा लंबा ना चले वो। और कुछ भी हो, कितनी बार भी एप्पल आईफोन की प्राइसेस को बढ़ाए, यहाँ पे इतना ही प्रॉफिट निकाला जा सकता है हार्डवेयर की सेल से, क्योंकि आपको फैक्ट्रीज, मटेरियल्स, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और बाकी कई सारी चीज़ों के पैसे देना पड़ते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है, जो कि हमें फेज़ 2 पे लेके आता है एप्पल के ग्रैंड प्लान के। एप्पल ने पूरी तरीके से अलग अप्रोच ली है जब बात आती है सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर के साथ तो हमेशा उन्होंने अपने को प्रीमियम ब्रांड की तरह दिखाया, जिनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रीमियम प्राइस में आते हैं, मगर सॉफ्टवेयर के साथ उन्होंने खुद को एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिवली पोजीशन किया है। इनफैक्ट ज़्यादातर केसेस में उनकी प्राइसेस उनके कॉम्पिटिशन के बराबर ही होती है। अब iCloud का एग्जांपल ले लेते हैं। एप्पल चार्ज करता है $1 50 GB के लिए, $3 200 GB के लिए और $10 2 TB के लिए। अब गैस करो गूगल क्या चार्ज करता होगा क्लाउड स्टोरेज के लिए। वेल, जो उनका बेसिक प्लान है वो 100 GB से स्टार्ट होता है, जो कि $2 का आता है, जो कि सेम है $1 50 GB के लिए। और वहाँ से उनका सेम 200 GB $3 का आता है और 2 TB $10 का आता है। और ये सेम चीज़ एप्पल म्यूज़िक के लिए भी कही जा सकती है। स्टूडेंट प्लान्स की बात करें तो स्पॉटिफाई $5 चार्ज करता है, वहीं पे एप्पल $6 चार्ज करता है। इंडिविजुअल प्लान्स की बात करें तो स्पॉटिफाई $10 चार्ज करता है, वहीं पे एप्पल $11 चार्ज करता है। और फैमिली प्लान्स की बात करें तो स्पॉटिफाई $16 चार्ज करता है, वहीं पे एप्पल $17 चार्ज करता है। और पिछले साल के एंड तक ये $1 का डिफरेंस तो था भी नहीं। इसकी वजह से एप्पल जो है वो काफ़ी यूनिक मोनोपोली बन जाता है। हालांकि यहाँ पे कुछ भी फंडामेंटली स्पेशल नहीं है एप्पल की सर्विसेज की जब बात करें हम प्राइसिंग या फीचर्स की, क्योंकि उनकी पूरी ब्रांड इमेज ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे बनी है। लोग नेचुरली एप्पल की सर्विसेज को एसोसिएट करते हैं सुपीरियर होने की, अगर वो होती भी नहीं है तब भी। तो जब एक आम आईफोन यूज़र चूज़ करता है स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूज़िक के बीच या फिर iCloud और गूगल ड्राइव के बीच, वो एप्पल के साथ जाना पसंद करते हैं। और ये बात इस चीज़ से और बढ़ जाती है कि एप्पल की ऑफरिंग्स का अच्छा इंटीग्रेशन होता है एप्पल के डिवाइसेस के साथ ऑब्वियस रीजंस की वजह से। इसकी वजह से एप्पल जो है वो इतने बड़े नंबर ऑफ पेड सब्सक्राइबर्स में पहुंच चुका है, 900 मिलियंस अगर एग्जैक्ट की बात करें तो। ऐसे पर्सपेक्टिव में लाया जाए तो इवन नेटफ्लिक्स के पास भी 232 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और पेड सब्सक्राइबर्स होना तो उनका मेन बिजनेस है, एप्पल के लिए ये साइड बिजनेस है। ये नंबर और भी क्रेजी लगने लगता है जब आप कंसिडर करोगे कि वहाँ पे सिर्फ 1.36 बिलियन आईफोन यूज़र्स हैं। इसका मतलब ये है कि नियरली सारे 70% आईफोन यूज़र्स के पास एप्पल का पेड सब्सक्रिप्शन है। अब ऑफ कोर्स ये एग्जैक्टली सच तो नहीं होगा, क्योंकि एप्पल के मोस्ट डेडिकेटेड यूज़र बेस के पास कई सारे एप्पल के सब्सक्रिप्शन होंगे, जो कि नंबर्स को बढ़ा देता है। मगर आपको आइडिया तो मिल ही गया, एप्पल सर्विसेज के साथ कमाल का काम कर रहा है, और ये तो सिर्फ ऑब्वियस सर्विसेज हैं। और हम एप्पल के सर्विस की बात नहीं कर सकते बिना उनके ऐप स्टोर के मेंशन किए गए, जो कि लिटरली खुद में ही $1 ट्रिलियन की जीडीपी रखता है। अगर एप्पल का ऐप स्टोर एक देश होता तो उनकी 16th हाईएस्ट जीडीपी होती पूरी दुनिया में। अब एप्पल जो है वो कमीशन तो नहीं ज़्यादा लेता ज़्यादातर एक्टिविटी में, क्योंकि वो एप्पल के थ्रू नहीं जाती ट्रांजैक्शंस, मगर जो ट्रांजैक्शन एप्पल के थ्रू जाती है उसमें से वो सॉलिड 15 से 30% लेते हैं, जो कि है अराउंड 70 से 85 बिलियन डॉलर्स। और क्योंकि सॉफ्टवेयर को भेजना काफ़ी सस्ता पड़ता है हार्डवेयर को बेचने के, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है एप्पल के लिए, बजाय कि वो आईफोन्स को बेचें। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में चलते हैं तो सिर्फ सर्विसेज की वजह से 1/5 एप्पल का रेवेन्यू आया था। और ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो सर्विसेज की वजह से 1/3 का ग्रॉस प्रॉफिट आया था, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इससे पहले कि आपको पता चलेगा सर्विसेज जो है वो एप्पल के आधे से भी ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएंगी। मगर ये कुछ भी नहीं है जब हम इसको कंपेयर करते हैं एप्पल के असली मनी ड्राइवर की, जो कि हमें फेज़ 3 पे लेके आता है। जब लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को रेफ़र करते हैं वो कई बार बात करते हैं वॉल्ड गार्डन की, और ऑब्वियस रीजंस की वजह से एप्पल प्रमोट करता है लोगों को एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, बजाय कि बाकी प्रोडक्ट्स के। इसी की वजह से वो अपने इंटीग्रेशंस को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स से ख़राब बनाते हैं, बजाय कि उनकी खुद की इंटीग्रेशंस को खुद के प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि आई मैसेज और फेस टाइम। और इसकी वजह से कई सारे यूज़र्स एप्पल की तरफ जाते हैं हर चीज़ के लिए। ये खुद में एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी है इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा कस्टमर्स को लेने के लिए और लॉयल्टी बढ़ाने के लिए, मगर ये और डीप जाता है इससे। एकदम से एक ही तरीका होगा कुछ लोगों को एप्पल के पास पहुंचने का कि वो और ज़्यादा कंपनीज़ को मुश्किल बना दे आईफोन यूज़र्स को ट्रैक करने का, और वो इसी वजह से खुद को ब्रांड करते हैं प्राइवेसी एफर्ट को, और ये उनकी इक्वेशन का पार्ट है। मगर जो दूसरा पार्ट है वो है अल्टीमेट कंट्रोल पाना इन यूज़र्स के ऊपर, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसा ले सकते हैं, जैसे वो $1 बिलियन लेते हैं गूगल से हर साल। मगर ऐसा लगता है उनके पास एक और चीज़ है, एक एड प्लेटफॉर्म।
अब यहाँ पे रूमर्स हैं कि कई सालों से चल रहे हैं, मगर इस पॉइंट पे एड प्लेटफॉर्म जो है वो कंफर्म्ड ही है। अगर आप एप्पल के कैरियर्स पेज में देखोगे आपको 75 रिजल्ट्स दिखेंगे। डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर एड प्लेटफॉर्म्स, इंजीनियरिंग मैनेजर एड प्लेटफॉर्म्स, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर एड प्लेटफॉर्म्स। और वो तो इवन इस चीज़ को छुपा भी नहीं रहे, वो लिटरली इस चीज़ को एड प्लेटफॉर्म कह रहे हैं। और मैं अंडरस्टेट नहीं कर सकता इस चीज़ को कितना पावरफुल है ये। गूगल और फेसबुक लिटरली ट्रिलियन डॉलर कंपनीज बना चुके हैं सिर्फ एड्स दिखाकर, और वो भी जेनरिक यूज़र बेस को। एप्पल वहीं पे दूसरी तरफ उनके पास हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूज़र बेस है अमीर लोगों का, क्योंकि प्रोबेबली उनका फ़ोन भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इनफैक्ट मीडियन हाउस होल्ड इनकम आईफोन यूज़र की $85,000 है, और ये तो 2014 का डेटा है। अब तक तो ये नंबर $1,00,000 से भी ऊपर चला गया होगा। इसकी वजह से आईफोन यूज़र्स परफेक्ट टारगेट है एड्स के लिए। और क्योंकि गूगल और फेसबुक इफेक्टिवली इन लोगों को मार्केट नहीं कर पाएंगे, कंपनीज को एप्पल के थ्रू जाना पड़ेगा और स्टूपिड प्राइस देनी पड़ेगी जो भी एप्पल उनसे मांगता है, और ये एंड गेम है एप्पल के लिए। उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि वो कभी भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे जो आईफोन से ज़्यादा बिकेगा, और वो आईफोन की डिपेंडेंसी को भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, और शायद ये उनके लिए ख़राब चीज़ भी नहीं है। इसी की वजह से वो रीथिंक कर रहे हैं मोनेटाइजेशन एस्पेक्ट को, कि ये है कि स्विच करें आईफोन की सेल्स को डिपेंड होने से आईफोन के यूजेज पे डिपेंड होने के, क्योंकि हालांकि आईफोन की सेल्स तो नीचे जा रही है, यूजेज बढ़ती जा रही है। और यही चीज़ एग्जैक्टली वो ऐप स्टोर के साथ कर रहे हैं, और उनकी सर्विसेज और उनकी प्रेडेटरी डील्स गूगल के साथ और अब उनके एड प्लेटफॉर्म के साथ। और क्योंकि ये सारे एवेन्यूज और ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बजाय कि आईफोन्स को बेचने के, एप्पल की इनकम स्टेटमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ती रहेंगी, क्योंकि वो एक $10 ट्रिलियन के जाइंट बनने वाला है। एप्पल ने क्लियरली डिसाइड किया है उनकी डिपेंडेंसी को वो एम्ब्रेस करेंगे आईफोन पे, मगर एक ऐसी टेक कंपनी है जिसने एक्चुअली इस डिपेंडेंसी को ख़त्म किया है उनके हीरो प्रोडक्ट में, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट। इस वीडियो को देखना और जानने के लिए। तब तक के लिए मैं हूँ चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।